नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ की मुख्य फसलों में से एक धान के बारे में। जी हाँ, धान एक ऐसी फसल है जिसमें प्रबंधन की जरूरत होती है, देखरेख की जरूरत होती है। आज के समय की बात करें, जैसे देश भर में बरसात हो रही है तो ज्यादा देखरेख की जरूरत है, क्योंकि कीट, खरपतवार और रोग इसकी बढ़वार को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में प्रबंधन का क्या है तरीका, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसी पर होगा आज का हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। विषय क्या है बता देते हैं आपको, धान फसल प्रबंधन। जी हाँ, इसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे और हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जिनसे हम जानकारियां हासिल करेंगे। तो सबसे पहले परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, और साथ ही साथ डॉक्टर विपिन कुमार जी भी उपस्थित हैं हमारे साथ। बता दें ये वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI में, और डॉक्टर अर्चना अनोखे भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। ये भी वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें, विचार विमर्श करें कि कैसे कर सकते हैं हम धान फसल प्रबंधन। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट। किसान खेतों में दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन अच्छी फसल तभी होती है जब फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक हर बात का वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखा जाए। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए धान में जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, कीट और रोग सभी तरह के प्रबंधन करने जरूरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धान में जल प्रबंधन की। धान की नर्सरी में पानी की कमी होने से बीज अंकुरित होने में मुश्किल होती है। ऐसे में नर्सरी में फव्वारा विधि से सिंचाई कर सकते हैं। क्यारियों के बीच में बनाई गई नालियों में पानी चलाकर भी सिंचाई कर सकते हैं। खेत में जल प्रबंधन के लिए धान की रुपाई के समय से लेकर रुपाई के करीब एक सप्ताह बाद तक खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना बेहद जरूरी है। खेत में ज्यादा पानी न रहने दे। ज्यादा पानी होने से छोटे पौधों के सड़ने की आशंका रहती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि खेत में कभी नमी की कमी नहीं हो। धान की बालियां बनते समय, फूल निकलते समय और दाने बनते समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां हमेशा पानी लगा रहता है, वहां जल निकासी का उचित प्रबंध करें। दूसरी ओर अगर धान में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो धान की बौनी किस्मों के लिए 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। वहीं बासमती किस्मों के लिए 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस, 40 से 50 किलो पोटाश और 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। पौधा अच्छी तरह से जड़ पकड़ ले तो यूरिया की पहली तिहाई मात्रा रुपाई के 5 से 8 दिनों बाद समान रूप से छिड़क दे। अगर हरी खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है तो नाइट्रोजन की मात्रा 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कम कर दे। धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए खरपतवार पर नजर रखनी चाहिए। धान की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 15 से 85% तक आंका गया है। रुपाई किए गए धान की तुलना में सीधे बोए गए धान में ज्यादा नुकसान होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोग और कीटों को भी आश्रय देते हैं। रोग प्रबंधन भी धान की फसल के लिए जरूरी है। धान में खैरा रोग दिखने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो चूने को 800 लीटर पानी में घोलकर फसल में छिड़काव करें। धान में पत्ती का झुलसा रोग लगता है। ये रोग पौधे की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक कभी भी हो सकता है। इसमें पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्ते के साथ साथ राख के रंग के चकत्ते भी दिखाई देते हैं। बालियां दाना रहित रह जाती हैं। वहीं ब्लास्ट या झोंका रोग फफूंद से फैलता है। पौधे के सभी भाग इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। पत्तियों पर भूरे धब्बे, कत्थई रंग और बीच वाला भाग राख के रंग का हो जाता है।
फलस्वरूप बाली आधार से मुड़कर लटक जाती है और दाने का भराव भी पूरा नहीं हो पाता है। बात अगर कीट प्रबंधन की करें तो धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, फुदका और ग्रास हॉपर कीटों के हमले की आशंका रहती है। फसल पर इन कीटों का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम सब ने एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट धान फसल प्रबंधन के बारे में रिपोर्ट के जरिए तो जाना ही है, लेकिन विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बारीकियां समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर दिनेश कुमार से। सर, इस वक्त खेतों में लगी हुई है फसल धान की, लोग प्रबंधन कर रहे हैं ताकि अच्छी उपज आगे चलकर मिल सके, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी भी धान लगाई जा सकती है? अगर हम पछेती रोपाई की बात करें, क्या संभव है अभी? जी बिल्कुल, इस महीने के अंत तक किसान भाई रोपाई कर सकते हैं। इस साल क्या हुआ है कि बहुत अच्छी बरसात हुई है ज़्यादातर हिस्सों में, तो कहीं कहीं ज़्यादा बरसात हो गई है जिसकी वजह से किसानों की नर्सरी ख़त्म हो गई है या मर गई है, या किसी वजह से वो रोपाई नहीं कर पाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और इस कारण होता क्या है कि आपकी पौध पुरानी हो जाती है, कई बार तो 35-40 दिन पुरानी पौध हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आप धान की पछेती रोपाई करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक या 2 अगस्त तक इसको ज़रूर निपटा लें। इसमें 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पछेती फसल से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पहली बात यह है कि जो आप पौध प्रयोग में ला रहे हैं उसकी रोपाई की जो दूरी है उसको घटा लें। रोपाई आमतौर पे 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इसको घटा के आप 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की कर लें और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि फसल में, पछेती फसल में जो है ब्यात कम होता है, तो ये आप दूरी घटा देंगे तो पौधों की संख्या पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो आपकी पौध है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है, उसकी चोटी से ऊपर से आप 1/3 हिस्सा काट दें और साइड की जो पत्तियां होती हैं उनको भी कैंची से आप काट दें या हाथ से तोड़ दें, क्योंकि उसकी ऐसा करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा अगर पत्तियां आपकी लगी रहेंगी तो जड़ें जल्दी सेट हो जाएंगी। और तीसरी बात यह है कि एक जगह पे आप कम से कम 5 से 6 पौधे रोपाई करें। आमतौर पे 2 से 3 करते हैं, लेकिन इधर आपको पौधों की संख्या बढ़ानी होगी जो आप रोपाई कर रहे हैं। और आखिरी बात, चौथी बात यह, जो उर्वरक वगैरह हैं उनकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। 1.25 गुनी मात्रा आप बढ़ा दें तो आप पछेती रोपाई से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, तो समय है, अभी भी थोड़े से ही दिन हैं, लेकिन अभी भी आप पछेती रोपाई कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि जल भराव की स्थिति हो गई है, ऐसे में प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर विपिन कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, धान की फसल की बात करते हैं तो उसमें जल प्रबंधन का क्या महत्व है? जैसे हम सभी को पता है कि जल की जो रिक्वायरमेंट है हमारी राइस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी खेती बहुत ही पानी मांगती है। तो इसकी महत्व को देखोगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम जो राइस है उसको पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी तक लगता है। तो ऐसा कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें इतनी मात्रा लगती है। तो हमें खेती अगर करना है तो प्रबंधन इसका बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें हमारा यूज़ होगा। तो जैसे पहली बात तो ये हो सकती है कि आप जैसे अभी तो खेत में धान लग चुका है और आ चुका है, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा आगे की तरफ, अगर अगले साल के लिए भी, कि अगर आप खेत की दशा को पहले तो देखें कि आपकी खेत की दशा कैसी है, मींस लेबल्ड है या नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सा जो तकनीक है वो है लेजर लैंड लेबलर। ये करीबन मान के चलिए ओवरऑल 33% तक हमारी जो है दक्षता को, पानी की दक्षता को बढ़ा देता है। अगर यही बात अगर हम करें, अगर जैसे अनलेबल्ड अगर कोई फील्ड है तो उसकी तुलना में ये 40% तक इससे बचत हो सकती है। ठीक है, तो अगर, और हमें पता है कि अगर पानी नहीं सही से हमारा पूरे खेत में हम लगा पाते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी फसल को काफी प्रभावित करता है। ठीक, दूसरी बात इसी में होती है जैसे कि जैसे अगर हम देखें राइस धान को, तो धान की 1200 से 1300 मिलीमीटर इसी बीच में पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रबंधन जो है वो ये देखना है कि जिसे हम
अमूमन मैक्सिमम देखा गया है कि ट्रांसप्लांटिंग मेथड से ही हमारे किसान जो है खेती जैसे धान की करते हैं। तो अगर देखेंगे तो अगर हम इसको विभाजित करें स्टेजों के हिसाब से, तो नर्सरी के लिए 40 मिलीमीटर, और जो हमारी पडलिंग है जो हम खेत तैयार करते हैं पड़ल करके, उसके लिए 200 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और रेस्ट जो पानी है वो पानी हमारी जो जब हम रुपाई कर देते हैं उसके बाद हमारी फसल लेती है। तो हमें हर स्टेज पर, इन स्टेजों पर जो हमारी जो पानी है उसको बराबर तरीके से हमें अपने फील्ड में मेंटेन करना है। मतलब पानी की अधिकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सही तरह से प्रबंधन करेंगे तो ही हमारी फसल यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता वाली और अधिक पैदावार देने वाली होगी। जैसे हम खाद का प्रबंधन करते हैं वैसे ही धान की फसल में भी जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि अधिक जल दे दिया, उससे हमारी फसल पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं, और दुष्प्रभाव तो कीटों के भी पड़ते हैं हमारी फसल पर। तो ऐसे में डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से कीट हैं जो प्रभावित करते हैं हमारी धान की फसल की बढ़वार को? अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान भाई अपने खेतों में धान लगाए हैं तो वो वानस्पतिक अवस्था में है जी। तो इस अवस्था में जनरली जो पीली सुंडी होती है, पीले कलर की सुंडी होती है, फुदका होता है जो कि भूरे कलर का और हरे कलर का दोनों होता है, और कटुआ कीड़ा हो गया और पत्ता मोड़क, तो ये सभी इस अवस्था में आते हैं। और हम इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनेजमेंट से पहले हमें इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पीली कलर की सुंडी होती है, तो जैसे हम खेतों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह उड़ते रहती है, तो उससे आप पहचान सकते हैं। और प्लस जो सुंडियाँ होती हैं वो तने पे, ज़मीन के ऊपर जो तना होता है उस पे वो छेद कर देती हैं, जिससे मध्य जो पौधा है जैसे हृदय रोग हो जाता है। इसको आप पहचान सकते हैं कि आप उसको हल्के हाथों से भी खींचेंगे तो सूखी पत्तियां बाहर आ जाती हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें सुंडियों का प्रकोप हो गया है। और जैसे कि बात करें कि भूरे और हरे कलर की फुदके होते हैं, ये रस को चूसते हैं। अभी इनके लिए सही अवस्था होती है, अच्छे ग्रोथ होते रहते हैं पौधे में, तो इन्हें बहुत मात्रा में रस मिल जाता है। तो इसके अवगुण ये होते हैं कि प्लांट जो है, जो फसल है वो सूखने लगती है। जैसे कि भूरे कलर का फुदका है, अगर ये रस चूसता है तो इसके सलाइवा में जो होता है कि एक टॉक्सिन भी पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये पैचेस बना लेते हैं कि गोलाकार में आप देखेंगे फसल के बीच में गोलाकार में भी पौधे सूखे सूखे नजर आएंगे। तो ये इसकी पहचान है। और पत्ती मोड़क, अगर आप पत्ती मोड़क की बात करें तो ये जनरली पत्तियों को मोड़ लेते हैं और उसके अंदर हरे पदार्थों को खुरच कर खाते हैं जी। और देन आपका आ गया कटुआ कीड़ा। कटुआ कीड़ा की ये विशेषता है कि ये रात में आते हैं और तने के पास से काट देते हैं। तो जैसे कभी कभी जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ये भी लगेगा कि ये किसी जानवर ने काट दिया है, और दिन में ये छुप जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें पहचानना जरूरी है, उसी के आधार पे हम जो भी होगा मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कीड़े बहुत सारे लगते हैं हमारी धान की फसल में, लेकिन उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, लक्षणों को पहचानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तभी तो आगे चलकर हम उनका नियंत्रण कर पाएंगे, बचाव के लिए कदम उठा पाएंगे। तो ऐसे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से कीड़े हैं या फिर कहें कीट हैं जो प्रभावित करते हैं या फिर खतरा बन सकते हैं आपकी धान की फसल के लिए। इसी के साथ अब मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आपके पास आना चाहूँगी। कीड़ों से बचाव हो सके, जल प्रबंधन हो, ये सब तो हमें करना ही करना है, लेकिन गुणवत्ता अच्छी बनी रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छे पोषक तत्व उसमें डालें। तो पोषक तत्व प्रबंधन पर क्या जानकारी देंगे आप? धान में पोषक तत्व प्रबंधन में जैसे कि किसान भाई जानते हैं, शुरू में डीएपी डालते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, पोटाश डालते हैं। किसान भाइयों, ये उर्वरक पोटाशधारी और फास्फोरसधारी आप रोपाई के पहले ही खेत में प्रयोग कर देते हैं जी। अब आपकी रोपाई हो चुकी है या बुआई हो चुकी है तो इसमें नाइट्रोजन का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रोजन आप 3 बराबर भागों में प्रयोग में लाएं जी। 1/3 हिस्सा इसका रोपाई के 8 से 10 दिन बाद प्रयोग करें। बाकी जो 1/3 हिस्सा है वो आप कल्ले बनते समय, जब पूरी तरह से कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं तब इसका प्रयोग करें। और जो तीसरी खुराक 1/3 वो 55 से 60 दिन पे प्रयोग में लाएं। ये मोटे तौर पे मैंने बताया कि रोपाई के कितने दिन बाद
आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। वैसे अगर आप फसल की अवस्था पहचान सकते हैं तो जो तीसरी खुराक है नाइट्रोजन की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तब दी जाती है ये खुराक जब उसमें जन्निक अवस्था यानी जो आपका पेनिकल होता है, जो आपकी बाली होती है, वो बनना शुरू हो जाती है। वो अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है और अलग अलग किस्मों में वो अवस्था अलग अलग समय पे आती है। तो उसे किसान भाई गाभे की अवस्था भी कहते हैं। उस पे 1/3 नाइट्रोजन का प्रयोग जरूर करें। इस समय यही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं धान फसल प्रबंधन की तो लीफ कलर चार्ट का भी जिक्र किया जाता है। इसका क्या उपयोग होता है, ये किस तरह से सहायक साबित होता है? जी बिल्कुल। लीफ कलर चार्ट किसान भाइयों एक पैमाना होता है जिसपे आपके अलग अलग शेड्स होते हैं, कलर होते हैं। पीले रंग से लेके गहरे हरे रंग तक के उसमें शेड होते हैं अलग अलग, और ये 6 पट्टियां हो सकती हैं। कुछ पैमानों में 5 भी हैं और 4 भी। तो इसमें करना क्या होता है, ये नाइट्रोजन प्रबंधन में आपकी मदद करता है। अगर आपने सीधी बिजाई की है तो बिजाई के 21वें दिन पे पहले रीडिंग लेनी है आपको। मैं अभी बताऊंगा कैसे रीडिंग लेंगे। और अगर रोपित धान है, रोपाई वाला है, तो उसमें 14 दिन के बाद आपको रीडिंग लेनी है। करना क्या है, आपको पैमाना लेना है। वो जो स्केल है 50-60 रुपए का आता है, बाजार से मिल जाता है जी। और उसको लेके आप 10-11 बजे के आसपास खेत में जाएं और खेत में आप 10 पौधों का चयन करें जिनकी पत्तियों का जो सबसे ऊपर की खुली हुई पत्ती उसकी आपको पैमाने से मिलान करना है, उसके रंग का आपको मिलान करना है। और इस तरह की 10 पत्तियों से आप मिलान करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पट्टी के रंग से ज़्यादा पत्तियां मिल रही हैं। अगर मान लो चौथे रंग की पट्टी से आपकी 10 में से 6 पत्तियां मिल जाती हैं तो आप समझ लीजिए इसमें आपको नाइट्रोजन डालनी है, अगर वो अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो ऐसी दशा में आप 35 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। इसी तरीके से अगर बासमती किस्में हैं तो उनमें 6 पत्ती अगर आपकी रीडिंग 3 से मैच करती हैं 10 में से, तब आपको नाइट्रोजन डालनी है। इसमें बासमती किस्मों में आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी। मैंने मोटा मोटा आपको बताया। अगर विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या हमसे दोबारा आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए लीफ कलर चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम बात करते हैं यहाँ पर धान फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की। तो देखिए पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऐसे ही और कौन कौन से प्रबंधन हम धान की फसल में कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, डरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम डरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं धान फसल प्रबंधन की और अभी तक बहुत अहम जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। तो आइए हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं डॉक्टर विपिन कुमार का। डॉक्टर विपिन कुमार, धान की अगर हम खेती की बात करते हैं तो 2 तरीके से होती है, या तो सीधी बुआई करते हैं या फिर रोपाई की जाती है। ऐसे में दोनों ही तरीकों में जल प्रबंधन क्या अलग होता है या फिर एक ही तरीके से किया जाता है? जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जैसे जो जल का प्रबंधन है वो सीधी बुआई में थोड़ा अलग है, जो कि हमारी ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं सीधे ट्रांसप्लांट कंडीशन से। तो जो सीधी बुआई का केस है उस केस में हम क्या करते हैं, सीधा जो है धान की जो बीज है उससे हम बुआई करते हैं, तो वहाँ पडलिंग नहीं होता। तो पडलिंग ना होने की वजह से क्या है कि जमीन पर पानी का रुकना जो है वो इतना रुकता नहीं है, वो जल्दी जमीन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी दशा में किसानों को हमें हमेशा एक चीज़ सलाह दूंगा कि अगर आपकी मिट्टी मैक्सिमम देखोगे जो धान की फसल है, हमें क्लेई सॉइल से जो सिल्टी सॉइल है वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं। तो ऐसी मिट्टियों में अगर आपने खेती कर रखी है तो वहाँ पर जब आपके खेत में हल्की सी दरार आनी दिख जाए, हल्के हल्के दरार बनने लग जाए, तो इसका मतलब वो है कि वो खेत आपको पानी मांग रहा है। अगर
ये कर सकते हो, या इसके बावजूद जैसे आजकल जैसे बहुत सी जगहों पे उपयोग में लाया जाता है, पीवीसी पाइप आपके पास बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आप क्या करो, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हाइट के 1 फीट का हाइट का पीवीसी पाइप को काट सकते हो और उसमें एक होल बना दिए नीचे, और उसको किसी खेत के किसी ऐसे जगह पर रख दो जो कि आपके पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता हो। वहां पर वो 15 सेंटीमीटर नीचे आप डाल दो सीधी बुआई केस में। और जब आपका पानी अप्लाई करते हो 5 सेंटीमीटर का, और जब अब आपको ऑब्जर्वेशन लेना कहाँ है, उस पीवीसी पाइप के अंदर देखना है। जब 15 सेंटीमीटर पानी डाउन हो जाए उस पीवीसी पाइप में, तो वो स्टेज है, अवस्था है कि आप वहां पर पानी आपको देना है। और इसमें जो सीधी बुआई है, इसमें हमेशा यही हम अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, ये प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं। और फील्ड पर हम फ्लड पानी को रिटेन ना करके सैचुरेट कंडीशन में नमी बरकरार रहे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि ये माना गया है कि इसी कारण की वजह से जो हमारी पानी की आवश्यकता है, हमारी ट्रांसप्लांट की कंडीशन की जो धान की जो खेती होती है, उससे इसमें कम होती है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपने सीधी बुआई की है या फिर रोपाई की है, तो आपको दोनों ही तरीकों में अलग तरह से जल प्रबंधन करना होता है, और कब जल देने की आवश्यकता है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अभी जानकारी दी है। बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर अर्चना का रुख करना चाहेंगे। कीटों के बारे में तो आपने जानकारी दी कि कौन कौन से कीट हैं जो लग सकते हैं हमारी धान की फसल में। अब ये ना लगे, पहले ही नियंत्रण कर लिया जाए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि हमने देखा कि जो पीले कलर की सुंडी होती है, वो शुरुआती की अवस्था में ही वो तने में छेद बना देती है। तो जनरली क्या होता है कि इसके जो प्रौढ़ अवस्था होते हैं, वो अंडे जो लीफ की नर्सरी जो होती है, वहाँ उसमें लीफ के शीर्ष पे अंडे दे देते हैं, 200 से 300 तक अंडे दे देते हैं। तो जब हम इसकी रोपाई करते हैं, तो उस समय ही हम 1 सेंटीमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक अगर उसके टिप को काट दें, नर्सरी में जो पौधे लगे हैं उसके टिप को काट के उसके बाद उसकी रोपाई करें, तो इसमें जो पीले कलर की सुंडी है उसमें काफ़ी मात्रा में आप इससे बचाव कर सकते हैं जी। और उसी प्रकार जैसे कि पत्ता मोड़क कीट के बारे से मैंने बताया, तो पत्ता मोड़क कीट जो होता है वो क्या होता है, पत्ते के अंदर मुड़ा होता है। तो इसे जब वो हरे पदार्थ को खाता है पत्तियों के, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे रस्सी हो गई, तो 2 लोग रस्सी पकड़ के उसको थोड़ा रस्सी को नीचे कर लिया और उसको एक खेत से मतलब एक ओर से दूसरे ओर चलने लगे, तो इससे क्या होते हैं, जो सुंडियाँ होती हैं वो पानी में झड़ जाती हैं जी। और जैसे कि कटुआ कीड़ा हमने बोला कि ये ज़मीन में होता है, ज़मीन में छुपा होता है और फिर रात में निकल के काटता है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, जब पानी देते हैं हम खेत में, तो उस पानी में हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल हो गया या पेट्रोल डीजल का कुछ मात्रा में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें श्वसन की क्रिया रुक जाती है और ये अपने आप ही उसमें मर जाते हैं। तो ये हम हो गया कि हम साधारण तरीके से इनसे बचाव कर सकते हैं। एंड रही बात कि आप जैसे फुदका वगैरह होते हैं, इन फुदका के बचाव के लिए जो गैप आप जो धान की फसल लगाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े गैप देने की ज़रूरत होती है कुछ दूरियों पे। तो इससे क्या होता है कि हवा का बहाव सामान्य बना रहता है, हवा के बहाव से ह्यूमिडिटी नहीं उतनी बढ़ती है और इससे बचाव किया जा सकता है। प्लस अभी जो वाटर का डॉक्टर विपिन सर बता रहे थे, तो उसमें अल्टरनेट क्रमांतर रूप से वेटिंग और ड्राइंग की बात बताया उन्होंने कि वैसा करना चाहिए। तो जब हम क्रमांतर रूप से वेटिंग और ड्राइंग करते हैं, मतलब एक समय पानी देते हैं, फिर उसको थोड़ा सूखने देते हैं, फिर देते हैं, तो इससे भी हमारे जो फुदके होते हैं उससे बचाव किया जा सकता है। ये बात तो रही आपकी सामान्य तरीके से। फिर उसके बाद आप फेरामोन ट्रैप वगैरह लगा दीजिए और फेरामोन ट्रैप लगाने से ये लाइट ट्रैप लगा दीजिए, तो ये आकर्षित होके इनको मारा जा सकता है। और प्लस जो रासायनिक विधि है, अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर जो भी रिकमेंडेड रासायनिक
कीटनाशक हैं उनसे इनको नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पहले ही बचाव के तरीके अपना लेंगे तो कीटनाशकों का उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भी फसल कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही है। देखिए कीड़े तो प्रभावित करते ही हैं हमारी फसल की पैदावार को, ऐसे में ही अगर किसी तरह का कोई रोग लग जाए तो उससे भी पैदावार बाधित हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर दिनेश कुमार क्या कहना चाहेंगे रोगों के बारे में? जी बिल्कुल, इस समय पे दो तीन रोग हैं जो आ सकते हैं धान में। पहला रोग है झंडा रोग, या इसको बकानी रोग कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खास करके उत्तरी भारत में। इसकी पहचान किसान भाई जानते हैं कि पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उनका रंग पीला हो जाता है और उनमें ब्यात भी नहीं आता। कुछ समय बाद इस तरह के पौधे अपने आप मर सकते हैं या फिर उन पर बालियाँ नहीं आती। तो किसान भाई इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि ये पौधे पीले रंग के होते हैं और बाकी पौधों से लंबे होते हैं। अगर इस अवस्था पे जब आपने रोपाई भी कर ली है और खेत में आपके इस तरह के पौधे आ गए हैं, तब इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। जी। इससे बचाव के लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए, जो कि समय निकल चुका है। बाकी खड़े खेत में अगर कोई भी दुकानदार आपको कहता है कि ये दवाई ले जाओ, आप वो दवाई ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रोग पे। इसके लिए आप खेत से उसके जो भी प्रभावित पौधे हैं उनको निकाल दीजिए और साथ ही साथ अगली बार आप फसल चक्र अपनाएं। दूसरा, इस समय बदरा रोग आ सकता है, इसको ब्लास्ट कहते हैं, धान का ब्लास्ट रोग होता है, झोंका रोग भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पे आता है, इस समय पत्तियों पे आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं और इन धब्बों की खास पहचान ये है कि अंदर की तरफ ये ग्रे कलर के या राख के रंग के होते हैं और बाहरी जो मार्जिन किनारे होते हैं, ये जो आँख के आकार या डायमंड के आकार के धब्बे, बाहरी ये कत्थई रंग होता है, इनमें बड़ा साफ साफ किसान भाई पहचान सकते हैं। तो ये रोग कई बार ये धब्बे जो है बड़े हो जाते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं जी। इसके लिए बावस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी, ऐसा आप 500 लीटर घोल बनाएं और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर दें। बिल्कुल। तो देखिए ये रोग हैं जिनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। बकानी रोग हो गया, उसके लिए तो आप पहले ही बीजोपचार करते समय प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका कोई भी उपचार यहाँ पर नहीं आता है। आपको फसल को उखाड़ कर नष्ट करना ही होता है। तो ऐसे में सतर्कता और जागरूकता हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। रोग की बात करें, कीट की बात करें, ये तो आती ही है समस्या। ऐसे में खरपतवार कहाँ पीछे रहते हैं। खरपतवार भी हमारी जो फसल है उसको कहीं ना कहीं असर डालते ही हैं, खतरा बने ही रहते हैं। तो डॉक्टर विपिन कुमार, आपसे मैं खरपतवारों के बारे में यहाँ जानना चाहूँगी। हाँ, तो मैडम जैसे धान की खेती में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमें पता है कि खरीफ के समय में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है खरपतवार। और धान में अमूमन देखोगे आप तो 3 तरह के खरपतवार आते हैं। एक तो जिनको बोलते हैं हम ग्रासी, एक है ब्रॉडलीफ मीन्स जिनकी चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले, और एक होते हैं सेज, जो सेज ग्रुप के। तो 3 ग्रुप के इसमें जो है खरपतवार आपको दिखेंगे। तो इस तरह पे इस टाइम पे जो जिनकी फसलें लग चुकी हैं और जिनके 15 से 20 दिन के करीबन 25 दिन के आ चुके हैं, तो आपकी खेत में चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले खरपतवार हो सकते हैं। तो ऐसे जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड आते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस मीन्स 20 से 25 दिन के बीच में जो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे बिस्पैरीबैक सोडियम एक बहुत ही अच्छा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और इसका जो सक्रिय तत्व है 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप दे सकते हैं। और ये 25 से 30 दिन पर जो बहुत ही अच्छी अवस्था स्टेज होता है, इस स्टेज पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इसका आपको असर आपको मिल जाएगा। और जैसे अगर आप भविष्य में भी खेती करना चाहते हो तो याद रखिएगा आपको प्री इमरजेंस भी कुछ हर्बिसाइड है, ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर और एक पोस्ट इमरजेंस। अगर 2 को आप कॉम्बिनेशन में यूज कर देते हैं, मीन्स एक हर्बिसाइड ट्रांसप्लांटिंग के बाद, सोइंग के बाद आप करें और एक 25 दिन पर अगर 30 दिन पर कर देते हैं, तो आपका जो फसल का क्रिटिकल पीरियड जो बोलते हैं, जिस अवस्था में फसल को पूरी तरह से वीट फ्री होना चाहिए, वो हो जाता है और फिर आगे फसल हमारी बढ़ जाती है।
तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो अच्छे से प्रबंधन। तो ये तमाम खरपतवार हैं जो प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है इनका नियंत्रण करना। हमने ये भी सुना है डॉक्टर विपिन कुमार कि जिन फसलों में खरपतवार ज़्यादा नजर आती है उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, क्या ये सच है? इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये सच है, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो कीट और रोग होते हैं इनके लिए दो मीन्स फसल तो एक होस्ट है ही है, हमारे जो वीड होते हैं वो भी एक अल्टरनेट होस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम धान की बात करें तो जो स्टेम बोरर जो हमारा कीट है उसके लिए अल्टरनेट होस्ट है, एक सामा होता है जिसको सामा बोलते हैं, इकाइनोक्लोआ जी। तो ये जो वीड है, तो इस तरह हमें वीड का प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे रोग हैं अगर वो पहले से अगर जो धान नहीं भी है तो ऐसे जो वीड होते हैं अगर पहले से हैं तो उन पे ये रहते हैं, पनपते हैं, और फिर जैसे ही धान उस अवस्था में आता है तो ये उस पे भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए खरपतवार बहुत ही प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो खरपतवारों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हमारी फसल की बढ़वार पर असर डालते हैं, साथ ही साथ अगर ये हमारी फसल में हो जाएं तो कीटों और रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इसके लिए तो हमें प्रबंधन ज़रूर करना ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी डॉक्टर अर्चना का। डॉक्टर अर्चना, रासायनिक तरीकों का भी आपने जिक्र किया था कि हमारे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जो धान की फसल है इसमें लगे कीटों को रोकने के लिए या फिर कहें उनका नियंत्रण करने के लिए। ऐसे में अगर किसी किसान ने ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल कर दिया तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता प्रभावित होगी। ऐसे में आप क्या विकल्प यहाँ पर सुझाएंगे? जैसे कि हमें हमेशा अगर कीट का प्रबंधन करना है या रोग का प्रबंधन करना है तो हमें समेकित कीट प्रबंधन या समेकित रोग प्रबंधन करना चाहिए। हमें एक ही चीज़ को ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। इसके लिए हमें पहले प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को, सांस्कृतिक तरीके से चीज़ों को, कीटों को, रोगों को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद आपका यांत्रिक तरीका हो जाता है, उससे मैनेज करना चाहिए। फिर जैविक तरीके हो गए, फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा रिसोर्ट आता है कि वो रासायनिक मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्राकृतिक जैसे मेथड हैं, हम जैसे कि उन्नत किस्में ले लिए और सामान्य मतलब कि सामान्य मात्रा में हम जो फर्टिलाइज़र होते हैं और वाटर हो गए इनको बैलेंस मात्रा में करें जिससे चूसक कीड़ों की प्रकोप कम हो जाता है। और उसके बाद आपने फेरामोन ट्रैप लगा लिया और भी बहुत सारे जैसे कि नए नए हार्मोन बेस्ड रसायन आते हैं जो कि आपके इंसेक्ट के ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो कीट हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और वो उतने नुकसानदायक नहीं होते। उसी प्रकार से जैविक विधि से भी हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि नीम हो गया। नीम जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आता है, 5% आता है, 10% आता है। तो जैसी अवस्था है उसके अनुसार हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपके जैविक जो नियंत्रण होते हैं जैसे कि बीटी हो गया, एनपीवी हो गया, बैसिलस thuringiensis बेस्ड, सो इनसे नियंत्रण करने से काफ़ी हद तक जो हमारे कीट और रोग हैं उनसे बचाव हो जाता है। और लास्ट रिसोर्ट जो हमारा आता है रासायनिक मेथड, तो फिर उसके बाद हम रासायनिक मेथड का, जब हमारा बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में कीट बढ़ गए और मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तब हमें रासायनिक मेथड का उपयोग करना चाहिए। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने इतने शोध करके इन सभी तरीकों को खोजा है या फिर कहें तैयार किया है कि हमारे किसान इनका पहले चयन करें। जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनको तो आपको बाद में इस्तेमाल करना है, पहले इन उपायों को आप अपनाएं। अगर इनसे ही नियंत्रण हो जाता है तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होगी, उसमें रासायन के कण भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी विकल्पों का पहले चयन करके देखें, उसके बाद ही अगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है या फिर कीट की संख्या बढ़ गई है तभी आप रासायनिक कीटनाशकों की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इसके साथ अब रुख करेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार का। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हमारे किसानों ने सीधी बुआई कर रखी है या फिर रोपाई की है तो और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं उनकी धान की फसल में जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो सीधी बिजाई वाला धान है
उसमें 3 समस्याएं मोटे तौर पे आती हैं जी। जैसे खरपतवारों की समस्या आती है और डॉक्टर विपिन ने अच्छे से बताया किस तरह से खरपतवार नियंत्रण करना है। दूसरी समस्या निमेटोड की आती है, सूत्रकृमि की, हो सकता है आगे आप इस पे चर्चा करें। और तीसरी समस्या इसमें लोहे की कमी की होती है। तो लोहे की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लक्षण किसान भाइयों बहुत आसान है पहचानने। पहले आपकी ऊपर की पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं, यानी जो निचली पत्तियां हैं पौधों की वो हरी बनी रहेंगी, ऊपर की पत्तियां पीली हो जाएंगी। पीली होने के बाद ये धीरे धीरे पीलापन भी छोड़ती जाएंगी और इनका रंग सफ़ेद हो जाएगा अगर लोहे की कमी बनी रहती है। और सफ़ेद होने के बाद ये तुरंत भूरा रंग में बदल जाती हैं और ये भूरे रंग का मतलब है सूख जाती हैं पत्ती। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है कि पानी की कमी हो जाती है। अगर आपकी धान का जो खेत है वो गीला नहीं है, सूख गया है, तब उसमें लोहे की कमी आ जाएगी। सबसे आसान तरीका है कि आप जल का सही से प्रबंधन करें, जल्दी जल्दी उसमें पानी लगाते रहें, कम मात्रा में लगाएं लेकिन जल्दी जल्दी उसमें लगाते रहें, लोहे की कमी दूर हो जाएगी। फिर भी अगर दूर नहीं होती तो 0.5% लोहे का घोल, आयरन सल्फेट का घोल आप अपनी फसल में छिड़क दें। इसमें 100 लीटर पानी में आधा किलो आप आयरन सल्फेट ले लें और 2 किलो यूरिया ले लें और उसका आप छिड़काव कर दें। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका 500 लीटर घोल लगेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि खरपतवारों की समस्या आती है, निमेटोड की आती है, लोहे की कमी के बारे में तो आपने बता ही दिया। निमेटोड की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर अर्चना क्या कहना चाहेंगी? सूत्रकृमि जो हैं वो भी काफ़ी हानिकारक ही होते हैं कहीं ना कहीं हमारी धान की फसल के लिए। इनके नियंत्रण के लिए क्या जानकारी देंगे आप? जैसा कि हम जानते हैं कि जो धान की फसल होती है उसमें मुख्यतः 3 से 4 प्रकार के सूत्रकृमि आते हैं, जो कि एक होता है जड़ों में गांठ पैदा करने वाले सूत्रकृमि, और एक सूत्रकृमि होता है जो उफरा डिसीज, जो कि किसानों के मध्य भी बहुत चर्चा में रहता है। इसमें जो फसल है वो सफ़ेद कलर हो जाती है। और उसके बाद इसमें जो शीर्ष सफेदक सूत्रकृमि होता है, ये 2-3 प्रकार के जो सूत्रकृमि हैं वो उनका प्रकोप होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो हमें सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉइल में ही पाए जाते हैं। तो आप इसकी सॉइल टेस्टिंग कर लें। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोसल्फान हो गया, 2 to 3 ppm का इसका सांद्रण लेके आप इसको सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इससे जो आपके शीर्ष सफेदक सूत्रकृमि है उसमें बहुत ही आपको लाभकारी सिद्ध होता है। और उसके बाद आप समय समय पे सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से आप मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही इनकी संख्या बढ़े, अगर ये नियंत्रण नहीं हो रहे हैं, रुपाई के बाद भी फील्ड में इनका प्रकोप है, तो जो कार्बोसल्फान होता है 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के दर से आप इसका प्रयोग करेंगे तो सूत्रकृमि से काफी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। एक चीज और है, बिल्कुल जरूर जोड़ें, बिल्कुल जोड़ें जी। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि शुरू में जो रूट नोट निमेटोड है, जड़ में जो मैडम ने बताया, किसान भाइयों आप उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। पौधा आपका अगर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, बढ़वार रुक गई है, पत्ते पीले हो रहे हैं और ब्यांत भी नहीं हो रहा है, तो आप पौधा उखाड़ें। पौधा उखाड़ने के बाद उसकी जड़ों को धोएं, तो आप देखेंगे अगर उसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें हैं तो आप इस रोग को पहचान सकते हैं। और ये सीधी बिजाई वाले धान में ज़्यादा आता है। और अगर आपका ये रोग दिखाई देता है तो जैसा मैडम ने बताया उस दवाई को आप डाल सकते हो, या फिर कार्बाफ्यूरान भी मिलती है, कार्बाफ्यूरान का भी प्रयोग आप कर सकते हैं 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बिल्कुल। तो देखिए सूत्रकृमि भी कहीं ना कहीं आपकी फसल को बाधित कर देते हैं, उसकी बढ़वार को बाधित कर देते हैं। ऐसे में उनकी सही समय पर पहचान और सही समय पर उपचार बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत ही अहम जानकारियाँ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी जानकारियों से आपको लाभ मिल रहा होगा। इस सिलसिले को जारी रखेंगे आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। इंटरनेट के जरिए आप देश विदेश से जुड़ी कोई भी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। अर्थनीति में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आखिर ये योजना है क्या? समाज के हर उस तबके को उसका स्किल डेवलपमेंट कर करके मेन स्ट्रीम में ले जाना, उनको रोजगार देना, उनको रोजगार के लायक बनाना और इसके बाद में उनको स्वावलंबी बनाना है।
देखिए डिजिटल किसान इस रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं धान फसल प्रबंधन के बारे में। हमारे तीनों ही विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारी जो अहम बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है कि हम खरपतवार नियंत्रण हो, चाहे कीटों का नियंत्रण हो या फिर रोग नियंत्रण हो, उसके लिए कहीं ना कहीं रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर रसायनों का उपयोग करते हैं और उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारी फसल प्रभावित भी होती है। तो ऐसे में सावधानियां किस तरह की बरतनी चाहिए, डॉक्टर विपिन आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि रसायन बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर थोड़ी भी इससे एक्सेस हो जाएगी तो ये फसल के लिए भी, और हम कह सकते हैं कि हमारे अगर कहीं बॉडी पार्ट पे या कहीं पर रह जाते हैं तो नुकसानदायक होते हैं। तो इसकी कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि आप कभी भी कीटनाशक हो या चाहे हर्बिसाइड हो या फंजीसाइड, कोई भी चीज़ है, उसको प्रॉपर वे में, पहला तो मैं कहूँगा कि आप जब भी कोई भी केमिकल्स परचेज करते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो उसको आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए कि आपका जो केमिकल आप यूज करने जा रहे हो वो किस कैटेगरी में आ रहा है। उस पे आपको येलो पट्टी होगा, एक रेड पट्टी होगा और एक स्लाइटली ग्रीन होता है। तो वो इंडिकेट करता है कि आपका जो केमिकल है वो किस लेवल का हानि पहुंचा सकता है। तो परचेज करने से पहली बात अगर करते हैं तो आप उसको अपने बच्चों से पहली बात तो बहुत ही दूर रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप जब उसको यूज करते हैं तो आप एक प्रॉपर ड्रेस में पहनिए, अच्छे से पूरी हाथ पांव आपके कवर होने चाहिए, आंखें भी आपकी ढकी होनी चाहिए और पूरी तरह से कोशिश कीजिए मास्क जो है जरूर लगाइए। क्योंकि देखा जाता है किसान लोग इन सब चीज़ों बातों का वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब भी आप स्प्रे करते हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो फॉर्म होते हैं जो आपके स्प्रे, और वो आपके अंदर जाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। और उसके बाद जैसे कि आप जैसे कि हवा किस रुख में बह रहा है, अगर हवा तेज है तो आप जो है केमिकल का स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि उस दशा में आपका केमिकल का पहली बात तो टारगेट जिस जगह पर आपको स्प्रे करना वहां नहीं जाएगा, वो कहीं और बह जाएगा और वो उतना प्रभावशाली नहीं होता। और खरपतवार के केस में 50 अगर हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर जो स्वाद जो हम स्प्रे वाली मशीन होती है उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर सतह से रखें, ये भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि जब स्प्रे करें तो पीछे की तरह चलाएं, मतलब जैसे आप स्प्रे करते जा रहे हैं ये नहीं कि अब आगे की तरफ। किसान इन सब चीजों बातों का भी ध्यान देना है कि आप जिस एरिया में स्प्रे कर दिए अब उससे निकलिए, आउट जाइए, पीछे की तरफ जाइए, इस दिशा में करना है। और हवा अगर देखिए हल्की हल्की अगर बह भी रही है तो किस दिशा में बह रही है, तो अगर जिस दिशा में हवा आ रही, जिस दिशा से आ रही है, आपको उस दिशा की तरफ स्प्रे करते हुए बढ़ते जाना है, जिससे क्या होगा कि जो स्प्रे है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं। और जब आप स्प्रे कर लें तो अच्छे से हाथ धुल के साबुन से जो भी है कपड़े भी बदलने, कपड़े निकाल दें और उस डब्बे को देखें किस लेवल का, उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज कर दें, ठीक है, फिर से यूज में ना लाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो मोटी मोटी आपको बरतनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। ऐसे ही कुछ कीटनाशी जो है प्रतिबंधित भी होते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं डॉक्टर अर्चना से। डॉक्टर अर्चना, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी ज़रूर। जैसे कि बहुत सारे कीटनाशी होते हैं जो धीरे धीरे फेस्ड आउट हो रहे हैं या विड्रॉल हो रहे हैं या बैन हो रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी इनका उपयोग करते जा रहे हैं क्योंकि पहले से रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या करें? तो इसके काफ़ी अवगुण होते हैं, क्योंकि अगर ये बैन किए गए हैं इसका मतलब ये है कि या तो ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं या जो हमारे मित्र कीट हैं या हमारा एनवायरनमेंट है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो जल में हमारे जल जीवन के जो भी जीवन होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जैसे एंडोसल्फान कर्नाटका में बहुत साल पहले की बात है, तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में हो गया था कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें भी कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे। तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक, जैसा कि डॉक्टर विपिन सर ने भी बताया
कि आपको हमेशा सावधानी पूर्वक यूज़ करना है, और जो विथड्रॉल हो गए हैं या बैन हो गए हैं उन्हें नहीं यूज़ करना है। इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम रसायन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे खाने में ही आ रहे हैं, और उस खाने को जब हम खाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हम उस खाने को खाते हैं, तो इससे शरीर में कई अवगुण पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सावधानी पूर्वक अभी अगर इंडिया में हम बात करें तो अराउंड 46 जो रसायन हैं वो बनना बंद हो गए हैं और उसको फेस्ड आउट कर दिया गया है। और जो 16 प्रकार की रसायन है, तो जनरली सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, वो सारे रसायन कौन कौन से किस किस फसल के लिए कौन कौन से रसायन कितनी मात्रा में हम यूज़ करते हैं उसका हर साल लिस्ट वो उपलब्ध कराते हैं। तो वो किसान भाई बहन जाके एक लिस्ट होती है, वहाँ से देख लें कि कौन से फसल के लिए कौन सा कीड़ा है, तो हमें कौन सा रोग है, तो किस रसायन की हमें उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान बहुत भली भांति किसानों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी रसायन को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा कारण होगा जिससे स्वास्थ्य संबंधी या फिर पर्यावरण के लिहाज से वो सही नहीं होगा। तो ऐसे में हमें इस ओर भी जागरूक रहना चाहिए कि अगर ये उपयोग में नहीं लाना है, मना किया गया है, बैन है, तो आप उसका उपयोग ना करें, क्योंकि फसल प्रभावित होगी, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अब मैं बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर दिनेश कुमार की ओर। आपने बताया था कि लोहे की कमी हो जाती है धान की फसल में, ऐसे ही कहते हैं कि जिंक की कमी भी हो जाए तो भी फसल थोड़ी सी असर दिखाती है, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों, जस्ते की कमी या जिंक की कमी ऐसे धान में होती है जिसको पानी में उगाया जाता है। अगर हमेशा पानी खेत में भरा रहता है और आपने रोपाई विधि से धान लगाया तो उस दशा में जस्ते की कमी आती है। अगर सीधी बिजाई वाला धान है उसमें जस्ते की कमी नॉर्मली नहीं आती। लक्षण यह है कि पहले छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जिनका रंग चॉकलेट की तरह होता है, चॉकलेट ब्राउन, यानी भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। और ये मुख्य तौर पर जब आपकी ट्रिलिंग, जब उसमें कल्ले बन रहे होते हैं उस अवस्था में आता है, यानी रोपाई के 15 दिन 20 दिन बाद जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसमें जैसा बताया कि छोटे छोटे धब्बे बनते हैं भूरे रंग के, फिर ये बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती आपकी भूरी हो जाती है, और इसमें ब्याज तो होता ही नहीं अगर जस्ते की कमी आ जाती है जी। इसके लिए आपको चाहिए कि मिट्टी में जस्ते का प्रयोग करें। वो प्रयोग हमेशा आप मिट्टी की जांच के आधार पर करें, और रोपाई के पहले जिंक सल्फेट अगर आपने खेत में डाल दिया है, कम से कम 3 साल में एक बार जिंक जरूर डालें। ऐसी मिट्टियों में जहाँ आप धान गेहूँ उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं या गन्ना उगा रहे हैं, ये जो अनाज वाली फसलें हैं, घास कुल की फसलें हैं, ये जिंक काफ़ी लेती है मिट्टी से और काफ़ी इनकी ज़रूरत होती है जी। तो इस तरह से अभी जो आपकी धान की फसल है उसमें सिर्फ आप स्प्रे कर सकते हैं 0.5% जिंक सल्फेट का। इसमें आधा किलो जिंक सल्फेट लें 100 लीटर पानी में, 2 किलो यूरिया डाल लें और उसका आप छिड़काव कर दें, और ये 2 बार आपको करना पड़ेगा 10 दिन के अंतराल पे। बिल्कुल, तो देखिए जस्ते की कमी हो गई है तो भी आपको यहाँ पर इसी तरह से प्रबंधन करना है। कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है, ऐसे में मैं तीनों ही विशेषज्ञों से अंतिम टिप्पणियां यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगी। डॉक्टर विपिन कुमार, क्या संदेश देंगे आप हमारे धान के किसानों को? मेरा यही संदेश है कि जैसे मैंने जल को ज़्यादा कवर किया है, तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी आपकी फसल काफ़ी लंबे तक जाएगी। आप एक चीज़ का खेत का ध्यान रख लीजिए कि आपकी मेड़ की बंदी बढ़िया से है या नहीं है। 20 से 25 सेंटीमीटर के करीबन अगर मेड़ की बंदी कर दोगे तो जैसे कहते हैं बारिश अगर हो भी जाती है तो पानी आपके खेत में रुकेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। ये मेरे तरफ से एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण सलाह है हमारे विशेषज्ञ की। डॉक्टर अर्चना, क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप फसल में कीट का नियंत्रण करते हैं, रोग का नियंत्रण करते हैं, तो समेकित कीट प्रबंधन का प्रयोग करें आप। और पहले तो फसल की निगरानी बहुत अच्छे से करें। जब कीट की मात्रा कई बार नॉर्मल मात्रा होती है, नॉर्मल संख्या होती है, तो उसमें छिड़काव या कोई भी प्रबंधन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक ज़्यादा पॉपुलेशन जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे जब ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमारे तभी कीटनाशकों का, रसायनों का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर अर्चना ने भी अहम जानकारी यहाँ पर दी है। अंतिम संदेश डॉक्टर दिनेश कुमार आपसे लेना चाहेंगे। धान की फसल में समेकित और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जो संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन है इसमें भी आपको
नाइट्रोजन की मात्रा का आप सही प्रयोग करना है। कुछ किसान भाई पड़ोसी को देख के नाइट्रोजन डाल देंगे, यार उसने नाइट्रोजन डाल दी मैं भी डाल दूं, भले ही जरूरत ना हो, फिर आपकी फसल ज़्यादा बढ़ जाती है, कीड़े मकोड़े बीमारी भी ज़्यादा आ जाती है। तो नाइट्रोजन का आपको बहुत ही संतुलित और सही मात्रा में प्रयोग करना है। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर धान का अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन ले पाएंगे, जिससे आगे चलकर अच्छे दाम भी तो आपको ही मिलेंगे। तो ऐसे में इसी तरह से आपको प्रबंधन करना है। अगर किसी भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का भी आप रुख कर सकते हैं, वहां के वैज्ञानिकों का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। और इतनी अहम जानकारियां, जागरूकता हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तीनों विशेषज्ञों का। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, धान फसल प्रबंधन किस तरह से करना है, उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं विचार विमर्श 08@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके माध्यम से अपने सवाल सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। इसी उम्मीद के साथ और इसी वादे के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।